स्टार्ट करते हैं 30 जनवरी 2024 के जेई मेंस के सेकेंड शिफ्ट के फिजिक्स के सेक्शन बी को। पहला क्वेश्चन कहता है अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2.3 किलो वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 3000 टर्न्स। The output power is delivered at 230 volt by the transformer. The current in the primary of the transformer is 5 ampere and its efficiency is 90%. The winding of transformer is made of copper. The output current of the transformer is dash ampere. देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने इनपुट पावर दिया है उसको 2.3 किलो वोल्ट के इनपुट वोल्टेज में दिया है, मतलब जो हमारी ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उस प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ रहने वाला इनपुट वोल्टेज है V1 इक्वल टू 2.3 किलो वोल्ट, जिसे मैं लिख सकता हूं 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। ये हमें इनपुट वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। इसके अलावा कह रहा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू है वो 3000 है, जिसे हम शो करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल N1 इक्वल्स टू 3000। करेक्ट। आगे कहता है कि जो हमने आउटपुट पावर गेन किया फ्रॉम द सेकेंडरी वाइंडिंग उसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में या वाइंडिंग में रहने वाला आउटपुट वोल्टेज V2 हो गया 230 वोल्ट। ऑलराइट। आगे कहता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट है वो 5 एम्पियर है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट को हम I1 से शो करते हैं जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 एम्पियर। तो कहता है कि अगर एफिशिएंसी को हम सिंबल ईटा से शो करते हैं, अगर एफिशिएंसी की वैल्यू 90% है तब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आउटपुट करंट होगी I2 वो कितनी होगी। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हमारा इनपुट पावर कितना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट पावर P1 हो जाएगा V1 I1। वोल्टेज एंड करंट के प्रोडक्ट को हम पावर कहते हैं, एंड हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में जो हमारा इनपुट पावर होगा वो V1 I1 होना चाहिए। नाउ इंप्लाइज दैट P1 की वैल्यू हो गई, V1 हमारा हो गया 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड I1 की वैल्यू 5। तो ये मेरा इनपुट पावर है। नाउ आउटपुट पावर सिमिलरली P2 कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू V2 I2। तो हमें आउटपुट पावर के लिए आउटपुट वोल्टेज गिवन है 230 एंड आउटपुट करंट हम बताना चाहते हैं। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। इनपुट पावर हमारा डिनोमिनेटर में होता है, आउटपुट पावर हमारा न्यूमरेटर में होता है, एंड आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100 को हम एफिशिएंसी का परसेंटेज कहते हैं, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कहते हैं, या कितना हमारा परसेंटेज एफिशिएंसी रहा होगा हम उस तरह से फाइंड आउट किया करते हैं। सो फाइनली हमारी एफिशिएंसी हमें कितनी हो गई, दिया है हमको 90, दैट इक्वल्स टू, नाउ पी आउटपुट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 230 इंटू I2 डिवाइडेड बाय, जहां तक पी इनपुट का सवाल है उसकी वैल्यू हो गई 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 5 एंड इंटू 100 अपनी जगह पर रहने दो। सो नाउ 1 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, ऊपर 100 है नीचे 10 टू द पावर 3 है, सो 100 एंड 100 कैंसिल कर दूंगा तो फाइनली यहां पर बचेगा कितना 10, 2.3 इंटू 10 बिकम्स 23, सो 23 भी आपस में रिड्यूस हो गया। सो फाइनली I2 अगर निकालना हो तो इस डिनोमिनेटर के 5 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड जब मैं 9 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू हो जाएगी 9 5 जा 45। सो I2 सेकेंडरी वाइंडिंग की जो हमारी आउटपुट करंट होगी इट हैज टू बी 45 एम्पियर, और इसीलिए 45 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कोलेसिंग 1000 स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इफ E1 be the total surface energy of 1000 small drops of water and E2 be the surface energy of single big drop of water, then E1 upon E2 is x:1 where x is equal to, देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक लिक्विड की सरफेस में कुछ एनर्जी होती है जिसे हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। एक लिक्विड की सरफेस बेसिकली या लिक्विड के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी पोजेस करते हैं जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस के काफी भीतर होते हैं, और इसी सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास रहने वाली एक्स्ट्रा एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं, जिसे निकालने का फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी U इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया।
ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम सरफेस एनर्जी को निकालते हैं। खैर, यहां पर हमें ये बोला गया है कि 1000 स्मॉल आइडेंटिकल वाटर के ड्रॉप को मिला करके एक सिंगल ड्रॉप का फॉर्मेशन किया गया, एंड उस दौरान जो सरफेस एनर्जी का रेशियो था दोनों केसेस में, उसकी वैल्यू x:1 थी। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए एक काम करते हैं, स्मॉल ड्रॉप के रेडियस को मैं स्मॉल r मान लेता हूं, एंड जो बिग ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा उसके रेडियस को मैं कैपिटल R मान लेता हूं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों केसेस में क्या सेम होना चाहिए, देन द आंसर विल बी वॉल्यूम, क्योंकि आपने 1000 स्मॉल ड्रॉप्स को मिलाकर के एक सिंगल ड्रॉप का फॉर्मेशन किया है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो तो चेंज नहीं हो रहा, पहले जितना वाटर था अभी भी उतना वाटर है, तो अमाउंट ऑफ वाटर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं दैट 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जैसा कि मैंने कहा, स्मॉल आर से हम स्मॉल ड्रॉप के रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड कैपिटल आर की मदद से हम जो बिग ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा उसके रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो नाउ 4/3 पाई 4/3 पाई आपस में कैंसिल हो गए, दोनों साइड अगर मैं क्यूब रूट कर दूं तो 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 10, आर क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा आर, विच इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो मुझे ये पता चल गया कि जो सिंगल ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा उसके रेडियस स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस की तुलना में 10 टाइम्स ज्यादा होगा। नाउ अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। तो शुरुआत में जो सरफेस एनर्जी थी उसको मान लिया हमने E1 जो हमें गिवन है, एंड इस फॉर्मूले की मदद से हमारे E1 की वैल्यू हो जाएगी जो भी सरफेस टेंशन T रहा हो, जो अल्टीमेटली रेशियो निकालने के दौरान कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं एरिया की। तो पहले हमारे स्मॉल ड्रॉप के रेडियस की वैल्यू को मैंने स्मॉल r लिया था, तो एक ड्रॉप के सरफेस के एरिया की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि इस तरह के टोटल 1000 ड्रॉप्स हैं तो टोटल सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1000। परफेक्ट। नाउ फाइनली जो सरफेस एनर्जी होगी वो कितनी होगी? तो क्योंकि अभी भी वाटर का ही ड्रॉप है तो सेम सरफेस टेंशन होना चाहिए, तो यहां पर T की जगह में T रहेगा। नाउ वी आर हैविंग अ सिंगल ड्रॉप जिसके अब सरफेस एरिया की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं T इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऑब्टेन की हुई है स्मॉल आर के टर्म्स में, तो स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 100 आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें पूछा है E1 इज टू E2 क्या होगा, तो E1 अपॉन E2 की अगर मैं बात करूं तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो T कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 1000/100 बचता है, दैट इक्वल्स टू 10/1। तो इस केस में बोला है E1/E2 की वैल्यू x/1 है, तो आप खुद ही कंपेयर करके बता दीजिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इट विल बी 10। 10 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल टू 4 kg मीटर स्क्वायर एंड I2 इक्वल टू 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस एंड नॉर्मल टू देयर प्लेन्स रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड्स 10 रेडियन पर सेकेंड and 4 radian per second respectively are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident. All right. The loss in kinetic energy of the system in the process is, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो डिस्क थे, रोटेट कर रहे थे, एक के एंगुलर स्पीड की वैल्यू 10 गिवन है, दूसरे के एंगुलर स्पीड की वैल्यू 4 गिवन है। फर्स्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 4 है, सेकंड की 2 है, और इनके दोनों के एक्सिस को हम क्या किए, मिला करके साथ में उनको रोटेट करने पे परमिट किए। तब उस केस में सिस्टम की एनर्जी में टोटल कितना लॉस होगा हमको बताना है। इस तरह के केसेस में लॉस को निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो आपको अगर पता हो तो आप बहुत इजीली बहुत कम समय में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या करना होगा, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी आपको, फिर आपको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके उनकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होगी, और उसकी मदद से आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। फिर आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाकर के आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा। तो यहां पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मदद से बिल्कुल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और इसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। और उसी तरीके से मैं आपको समझा भी रहा हूं। फॉर्मूला है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ω1 माइनस ω2 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लेते दोनों डिस्क का रोटेशन का सेंस सेम रहा तब जाकर के आपका ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, लेकिन अगर शुरुआत में दोनों डिस्क के रोटेशन का सेंस अपोजिट रहा होता, एक क्लॉकवाइज और एक
एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती, तब उस केस में यहाँ पर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 करेंगे, अदरवाइज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 रहेगा। तो यहाँ पर हमको क्योंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो हम यही मान करके चलेंगे कि इनहेरेंटली दोनों के रोटेशन का सेंस एक बराबर रहा होगा, दोनों एक ही सेंस में रोटेट कर रहे होंगे, और इसीलिए हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की मदद से आगे बढ़ेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, हमें I1 की वैल्यू गिवन है 4, I2 इज गिवन टू बी 2, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 बिकम 6 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, सो 10 माइनस 4 बिकम 6 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36। सो नाउ 6 6 जा 36, 2 इंटू आपस में कैंसिल, 4 इंटू 6 बिकम्स 24 जूल इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो जो लॉस है वो 24 जूल का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ एफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x and the image distance y are measured with reference to the focal point of the lens. The XY plot is shown in figure. The focal length of the lens is dash सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हमको ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ में हमें शो किया गया है x एंड y। x हमारी हो गई कौन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड y होगी हमारी इमेज डिस्टेंस। लेकिन इन डिस्टेंसेस को हमने हमारे जो गिवन लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर से नहीं लिया है। कहां से लिया है, उनके फोकल प्लेन से लिया है। फोकल प्लेन से हमने ये सारे के सारे, या फिर फोकल पॉइंट से हमने ये सारे के सारे डिस्टेंसेस को मापा हुआ है। तब बताना है कि उस केस में फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको यहां पर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से न दे करके फोकल पॉइंट से दिया जाए, इस केस में जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला जिसकी मदद से आप f को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है जो आपको याद रखना चाहिए। बट जब हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूले की अपनी यूटिलिटी है, इस फॉर्मूले की अपनी यूटिलिटी है। इसको यूज करने के लिए डिस्टेंस कहां से होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से। और इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए आपके जो ऑब्जेक्ट इमेज, जो भी आप डिस्टेंसेस निकाल रहे हो ऑब्जेक्ट एंड इमेज की, वो आपको फोकल पॉइंट से लेनी होती है। खैर हमारे लिए फॉर्मूला काम का है। तो देखिए इस पूरे के पूरे ग्राफ में एक पॉइंट सी हमें ऑब्जर्व हो रहा है, जिस पॉइंट सी के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमको वाई भी मालूम है और इस पॉइंट सी के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमको एक्स भी मालूम है ना। तो अगर मैं पॉइंट सी को रेफर करूं तो मेरा काम बन जाएगा। मैं किसी अदर पॉइंट को भी रेफर कर सकता था, बट क्योंकि हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में एग्जैक्ट वे में डेटा मालूम है, तो मैं पॉइंट सी को ही रेफर करूंगा। तो पॉइंट सी के लिए हमारे u की वैल्यू हो गई, मींस x की वैल्यू हो गई 20 एंड y की वैल्यू भी हो गई 20। तो यहां पर मुझे लिख देना चाहिए 20 इंटू 20 दैट इक्वल्स टू f स्क्वायर। सो फाइनली f की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 400 दैट इक्वल्स टू अगेन 20 सेंटीमीटर, एंड इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 20 सेंटीमीटर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 3i cap plus 4j cap and is parallel to vector b equal to 4i cap plus 3j cap. The x and y components of this vector in first quadrant are x and 3 respectively where x is equal to. देखिए ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें एक ऐसी वेक्टर बतानी है जिसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर a के बराबर है, बट दैट मस्ट बी पैरेलल टू वेक्टर b। तो एक काम करते हैं, हम वेक्टर a की पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड हो जाएगी मॉडुलस ऑफ वेक्टर a दैट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 5। तो मुझे ये तो पता चल गया कि वेक्टर a की मैग्नीट्यूड 5 है। अब हम वेक्टर b के लिए, वेक्टर b के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं जिसे हम लिखते हैं b कैप। एंड यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होती है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। जब आप किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तब आपको जो वेक्टर मिलती है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और मैं यूनिट वेक्टर क्यों निकाल रहा हूं इसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा बस सुनते जाएंगे। तो वेक्टर भी कितनी होगी हमारी, इट इज 4i कैप प्लस 3j कैप, और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं इट विल बी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर becomes 25, रूट becomes 5, so this will be equal to again 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे वेक्टर b कैप की वैल्यू होगी। हमें
वेक्टर बी के पैरेलल में एक यूनिट वेक्टर मिल चुकी है। मैंने यूनिट वेक्टर इसलिए निकाला क्योंकि मुझे एक ऐसी वेक्टर चाहिए जो वेक्टर बी के पैरेलल हो। तो वेक्टर बी के पैरेलल में मैंने एक यूनिट वेक्टर निकालने के पीछे का मेरा ये कारण था, मैं इस यूनिट वेक्टर के साथ वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही मैं इस बी कैप के साथ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे एक ऐसी वेक्टर मिल जाएगी जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड की है बट डायरेक्शन में वेक्टर बी का है। इस न्यू वेक्टर को चलो मैं वेक्टर सी मान लेता हूं। सो वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, जितनी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन किसका है, वेक्टर बी का है, और इसीलिए हमने बी के डायरेक्शन में एक को यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बी कैप को मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हमारी 5 आई थी एंड बी कैप की वैल्यू आ रही है 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 5। सो 5 एंड 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली मिलने वाला है 4i कैप प्लस 3j कैप। हमको वही वेक्टर वापस से मिल गई, बट नो वरी। तो हमको कहता है कि जो x कोऑर्डिनेट है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वो x एंड y कोऑर्डिनेट 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो डेफिनेटली xi कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो y की वैल्यू तो ऑब्वियसली 3 आ ही रही थी, x की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, इट विल बी 4, एंड इसीलिए 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज प्लेस्ड इन एयर। The magnetic field at the center of the loop is x root 2 into 10 to the power minus 7 टेस्ला। The value of x is, देखिए मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। एक स्क्वायर लूप है, इसके साइड की वैल्यू हमें गिवन है 1 मीटर एंड इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 5 एम्पियर। तो कहता है कि इस केस में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ उसकी वैल्यू x रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला है। तब इस केस में हमारे x की वैल्यू क्या होगी हमें बतानी है। देखिए मैं आपको सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं। एक मान लीजिए हमारे पास फाइनाइट लेंथ की वायर है। फाइनाइट लेंथ की वायर का ये मतलब है कि जिस दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो दूरी इस वायर की लेंथ के कंपेरेबल है। तो मान लिया जाए हमें r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इस वायर से एक पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने की इच्छा है। आपको करना क्या होता है, आपको इस वायर के जो दो एंड्स हैं उसको इस पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करना होता है। अब यहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ, यहां पर एक दूसरे एंगल का फॉर्मेशन हुआ। इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं, इस सेकंड एंगल को मैं बीटा मान लेता हूं, एंड वायर में फ्लो होने वाली करंट को मैं आई मान लेता हूं। तब इस पॉइंट पे, पॉइंट का नाम चलो मैं पी रख देता हूं, तो पॉइंट पी पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है और वहां पर इन सभी फॉर्मूले का डिस्कशन हमने काफी डिटेल में किया भी हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो एक फाइनाइट वायर से किसी पॉइंट पी पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, जहां पर आर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अल्फा बीटा हमारे एंगल होते हैं, दो एंड्स को ज्वाइन करने वाली पॉइंट पी से जो लाइन होती है उनके और परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉप किया होता है उसके बीच में, है ना। तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूले को हमको इन चारों वायर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके थ्रू हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो चलिए हम पहले इस वायर की बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पे जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि हमारे लूप का सेंटर है, उसको हम इस नीचे वाली वायर के दो एंड से ज्वाइन कर देते हैं। मैंने ज्वाइन कर दिया और एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया मैंने। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इस केस में इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली 1/2 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से लेकर के किसी एज तक की जो स्मॉलेस्ट दूरी होगी वो साइड की लेंथ का हाफ ही हो जाएगी। तो यह हमारा 0.5 मीटर आ गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, मान लिया जाए ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, और क्योंकि स्क्वायर लूप है ऑब्वियस बात है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री होगी। एक स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और इसीलिए ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जिसके दो पार्ट करूंगा तो एक एंगल 45 दूसरा भी 45 होना चाहिए। तब इस सिंगल वायर के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा देख लेते हैं। तो यहां पर मैं वैल्यू चलो पुट करता हूं। तो म्यू नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट की वैल्यू हमें 5 एम्पियर गिवन है, डिवाइडेड बाय 4 पाई, आर की वैल्यू हमें 0.5 मिल चुकी है, इनटू साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 इज 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2, 2/√2 इज √2, है ना। सुनाओ यहां पर आप देखें
4 पाई आपस में कैंसिल हो गए, सो 10 टू द पावर -7 इंटू 5/0.5 बचा है। 5 अपॉन 0.5 बिकम्स हाउ मच, इट बिकम्स इक्वल्स टू 10, 10 इंटू 10 टू द पावर -7, यहां पर हमारे पास वैल्यू आ रही है, एंड हमारा √2 अभी भी बाकी है, जो रहने दो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये सिंगल वायर के लिए फॉर्म हुआ। ऐसे यहां पर टोटल तो 4 वायर हैं, तो चारों वायर की मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएंगी, क्योंकि करंट के फ्लो का सेंस एक बराबर है, तो सभी सेक्शन ने जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी वो सेम डायरेक्शन में बनाई होगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो बाकियों की भी इनवर्ड होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो बाकियों की भी आउटवर्ड होगी। और इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू, इट मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, जो अभी हमने जस्ट ऑब्टेन किया हुआ है। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 इंटू √2 इंटू 10 to the power -7, so it becomes equals to 40 √2 इंटू 10 to the power -7 टेस्ला। और जो डेटा से मुझे कंपेयर करना था वो डेटा है x √2 इंटू 10 to the power -7। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू ऑब्वियसली 40 आ रही है, और इसीलिए 40 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ equal lengths. The strings make an angle of 37 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.7 gram per centimeter cube, the angle remains the same. If density of the material of the sphere is 1.4 gram per centimeter cube, the dielectric constant of the liquid is। देखिए, एक लेंदी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ की मदद लेनी पड़ेगी, आपको कुलम्स लॉ की मदद लेनी पड़ेगी, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाएं तो कम से कम 4 से 5 मिनट तो आप देंगे। लेकिन मैं जनरली बच्चों को कहता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए जो शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जनरली आप अगर बहुत ज्यादा शॉर्टकट की तरफ डिपेंडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए कुछ फॉर्मूले को याद रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तब आपका काफी समय बच जाता है। और इस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मुझे पूछा गया है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, जो आपको याद रखना चाहिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन के लिए क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि हमने एयर में सबसे पहले 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड पार्टिकल को क्या किया था, सस्पेंड किया था, और इनके बीच में जो भी एंगल था वो 37 डिग्री का बना हुआ था। ऑलराइट, 37 डिग्री का एंगल था तो था, ठीक, इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग्स थी, एंड स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद ईच अदर। अब जैसे इसको हमने एक लिक्विड में डाल दिया, तो लिक्विड में डालने से क्या होगा कि क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, इसीलिए इनके बीच की फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपनी वैल्यू को बदल देगा, और अब इलेक्ट्रिक फोर्स पहले की तुलना में थोड़ी वीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन भी होगा। लेकिन साथ ही साथ लिक्विड में फिलअप करने के कारण या फिर लिक्विड में प्लेस करने के कारण यहाँ पर बॉइंट फोर्स का भी डेवलपमेंट होगा, और बॉइंट फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को कंपेंसेट करते हुए फाइनली इस एंगल को बदलने नहीं देंगे। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन रहा तब उस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, जहां सिग्मा होती है हमारी डेंसिटी की बॉडी की डेंसिटी, एंड रो होती है हमारी लिक्विड की डेंसिटी। सो फाइनली हमारे सिग्मा की वैल्यू, जो बॉडी की डेंसिटी कितनी गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस रो, जिसकी वैल्यू हमें 0.7 गिवन है। 1.4 माइनस 0.7 इज 0.7, 1.4 बाय 0.7 इज 2। सो फाइनली 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आपको आपके समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इस फॉर्मूले की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड एट अ प्लेस वेयर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 4 मीटर, then the time period of small oscillations will be dash second। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। नाउ एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को निकालने का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि r हाइट पे, अर्थ के रेडियस जितनी हाइट पे मैं g डैश मान करके चलता हूं। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय, नाउ g डैश की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं,
फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन, जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, है ना। किसी हाइट h पे, जहां पर h की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस हाइट पे हो जाती है g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर। अब यहां पर बोला है कि जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल है, तो h की जगह में मुझे r पुट करना चाहिए। r बाई आर विल बिकम 1, 1 प्लस 1 विल बिकम 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 4। सो दिस इज इक्वल टू फाइनली 2 पाई रूट l डिवाइडेड बाय g बाई 4। तो जब मैं इस डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट 4 इंटू एल की वैल्यू जो 4 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय कहता है जी की वैल्यू को पाई स्क्वायर ले लो, तो ले लेते हैं। नाउ 4 इंटू 4, 16 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 4, पाई स्क्वायर के रूट की वैल्यू हो जाएगी पाई, एंड 2 पाई अपना अभी भी मल्टीप्लाइड है, तो पाई एंड पाई को अगर मैं आपस में कैंसिल कर दूं तो फाइनली आंसर विल बी इक्वल टू 8 सेकेंड, और इसीलिए 8 सेकेंड इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट सोर्स इज एमिटिंग साउंड वेव्स ऑफ इंटेंसिटी 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। द डिफरेंस इन इंटेंसिटी at 2 points located at a distance of 2 meter and 4 meter from the origin respectively will be dash into 10 to the power minus 8 watt per meter square। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। एक पॉइंट सोर्स है एंड उस पॉइंट सोर्स से 1 मीटर की दूरी पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तब 2 एंड 4 मीटर की दूरी पे जो भी इंटेंसिटीज होंगी उनके डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, हमको जनरली पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। इंटेंसिटी होती है पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और क्योंकि यहां पर पॉइंट सोर्स है तो जो हमारे साउंड वेव का प्रोपगेशन होगा वो हर डायरेक्शन में होगा, 4 पाई स्टेरेडियन एंगल में होगा, 3 डायमेंशन में हर तरफ साउंड फैलेगी। एंड एक पॉइंट सोर्स से बनने वाला जो वेव फ्रंट होता है, जिस सरफेस के अलोंग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्फेरिकल नेचर की होगी, और इसलिए यहां पर एरिया की जगह में मैं लिख सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर हमारे स्फीयर का जो वेव फ्रंट बनेगा उसके रेडियस की वैल्यू हो गई। और क्योंकि यहां पर पावर की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम पावर की डिलीवरी थ्रू आउट द सोर्सेस होती, थ्रू आउट द सर्फेसेस होती जा रही है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर पावर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और इसीलिए इंटेंसिटी की वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये बात हमको समझ लेना चाहिए। ठीक, यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर होंगी। अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं I1 अपॉन I2 की वैल्यू डेफिनेटली R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर होनी चाहिए। अब इसकी मदद से काम करते हैं, हम 2 मीटर की दूरी पे क्या इंटेंसिटी होगी उसको निकाल लेते हैं, जिसको मैं I2 मान करके चलता हूं। I1 मेरी 1 मीटर की दूरी की इंटेंसिटी है, तो I1 की जगह में मैं पुट कर सकता हूं 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय I2 मुझे चाहिए विच इज इक्वल टू, नाउ I2 हमारी 2 मीटर की दूरी की इंटेंसिटी है, सो 2 का स्क्वायर विल बिकम 4 एंड R1 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। सो फाइनली जब मैं I2 निकालने जाऊंगा तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 डिवाइड करना पड़ेगा। सो फाइनली I2 विल बी इक्वल टू 16 बाई 4, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये मेरी I2 की वैल्यू आ गई, दैट इज इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। अब बात करते हैं वापस से, I1 अपॉन I3 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू R3 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, जहां पर I3 हमारी 4 मीटर की दूरी की इंटेंसिटी है, I1 हमारी 1 मीटर की दूरी की इंटेंसिटी है, R3 हमारी 4 मीटर हो जाएगी, R1 अभी भी हमारी कितनी है, 1 मीटर है। वापस से मैं सेम इंटेंसिटी की मदद से 4 मीटर की दूरी पे क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए निकालने जा रहा हूं। सो I1 की वैल्यू अगेन कितनी, दैट इक्वल्स टू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, I3 की मुझे जरूरत है इक्वल टू R3 4 है, उसके स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 एंड R1 की वैल्यू 1 है, उसके स्क्वायर की वैल्यू 1 है। 16 कैंसिल होकर के फाइनली I3 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब हमें बोला है कि 2 मीटर एंड 4 मीटर की दूरी पे जो भी इंटेंसिटीज थी उनके डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो डिफरेंस मतलब मुझे पूछा क्या गया था, मुझे पूछा गया था I2 माइनस I3।
दोनों में अगर मैं देखूं तो 10 टू द पावर 8 कॉमन चला जाएगा, सो 4 माइनस 1 विल बिकम 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो कहता है डिफरेंस की वैल्यू डैश इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है, तो डैश की वैल्यू क्या हो रही है यहां पर देखिए आप, इट इज 3, एंड इसीलिए 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन है, या फिर इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अ वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस which gives reading as 1 volt. The resistance of the voltmeter must be, देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पर कह रहा है कि दो रेजिस्टर्स हैं, एक के रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है, दूसरे के रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम है। इनको सीरीज में लगा करके एक 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। नाउ इस 100 ओम के अक्रॉस रहने वाले वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर की मदद ली गई। नाउ एक बात आपको हमेशा जो याद रखनी है, वोल्टमीटर को हमेशा उस एलिमेंट के साथ पैरेलल में लगाते हैं जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मापना होता है। तो क्योंकि यहाँ पर वोल्टमीटर की मदद से हमने 100 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को मापा है, तो इसके पैरेलल में ऑब्वियसली उस वोल्टमीटर को लगा दिया गया होगा। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, जबकि एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। तो नाउ कहता है कि इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट कि इसने जो रीडिंग बताई थी वो 1 वोल्ट होगी। तो इसके रेजिस्टेंस को मैं R मान लेता हूं जो मुझे बताना है। अब 100 ओम का रेजिस्टर और ये वोल्ट मीटर दोनों पैरेलल में है, जो कंबाइनली इसके साथ सीरीज में है। अब क्योंकि वोल्ट मीटर की रीडिंग 1 वोल्ट आ रही है, इसका ये मतलब रहा कि इन दोनों के पास कंबाइनली रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। अब यहां पर मैं वोल्टेज डिवीजन के फॉर्मूले की मदद से इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूं। एक काम करते हैं, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो कि हमारे 200 ओम वाले रजिस्टर के साथ किस में आ गए, सीरीज में आ गया है ना। और यहां पर हमारी 8 वोल्ट की बैटरी थी, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑब्वियसली 1 वोल्ट का है, तो बचा हुआ 3 वोल्ट हमारे 200 ओम को मिला होगा। अब यहां पर बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम वोल्टेज डिवीजन के फॉर्मूले से कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन के पास रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V1 मान लेता हूं, बचा हुआ V2 मान लेता हूं, जो कि 200 ओम के पास होगा। तब रूल कहता है कि V1 की वैल्यू होती है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। अगर दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो और उनको अपन ने V वोल्ट अप्लाई करके दिया हो, तो फर्स्ट रजिस्टर के पास रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है V1 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। सिमिलरली V2 की वैल्यू होती है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, जिसको मैंने कई बार डिस्कस किया आप लोगों के साथ। सो फाइनली V1 की जगह में लिख देता हूं 1 इक्वल टू R1 की जगह में लिख दूंगा मैं R इंटू 100 डिवाइडेड बाय R प्लस 100 होल डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय फिर से R1 की वैल्यू पुट करूंगा R इंटू 100 डिवाइडेड बाय R प्लस 100 प्लस R2 की जगह में कितना पुट कर देंगे 200 इंटू फाइनली मुझे V मल्टीप्लाई करना, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 4 वोल्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही, इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही मुझको इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। एक काम करते हैं, पूरे डिनोमिनेटर को मैं LHS की तरफ ट्रांसफर करता हूं, और जो मेरे पास बची हुई जगह है यहीं पर मैं सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं ट्रांसफर करूं तो क्या लिख दूंगा मैं 100R डिवाइडेड बाय R प्लस 100 प्लस 200 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 400R डिवाइडेड बाय R प्लस 100 हो जाएगा। परफेक्ट। नाउ इंप्लाइज दैट, एक काम और करते हैं, दो दो जीरोज को हम दोनों साइड से कैंसिल करते हैं। अब मैं एलसीएम लेता हूं यहां पर, सो ये हो जाएगा R प्लस 100 एलसीएम, यहां पर बचा R प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा R प्लस 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 200 विच इज इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाय R प्लस 100। R प्लस 100 R प्लस 100 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। R प्लस 2R बिकम्स 3R, जो RHS में जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 4R माइनस 3R विल बिकम R, और LHS में बचने वाले मेरे पास 200 ओम। सो 200 ही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और इसी के साथ हमारे पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे
अगले पेपर के डिस्कशन में जो 31 जनवरी को हुआ था, और उसी के साथ हम फिर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।